अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुखन टीवी चैनल से सुखननामा के साथ अरशद महराज आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं मोहम्मद आसिम भट्ट। मोहम्मद आसिम भट्ट नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, मुतरज्जिम हैं, मुदीर हैं और सबसे बढ़कर ये कि ये समाजी और सियासी मुख्तलिफ नज़रियात पर बड़ी दस्तरस रखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जनरेशन गैप पर। ये जो इस वक्त मौजूद जनरेशन्स हैं, ये तो एक ऑलवेजली मसला रहा है हमेशा से ही कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का एक गैप रहता है। लेकिन ये जो इस वक्त असर हाजिर में जो 5 जनरेशन्स मौजूद हैं, उनके दरमियान किस तरह से हार्मनी पैदा हो सकती है या उनके क्या क्या मसाइल हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो जनरेशन इस वक्त हैं, इनमें बेबी बूमर्स हैं, इनमें जनरेशन एक्स है, मिलेनियल्स है और जनरेशन जी है और जनरेशन अल्फा है। बेबी बूमर्स तो इस वक्त मुनहदम होने के करीब है पूरी दुनिया में। असल मसला ये जो अभी और जन अल्फा जो है वो अभी एआई के दौर की जनरेशन है और वो अभी तक पूरी तरह से मुतारिक नहीं हुई है। तो दरमियान में 3 जनरेशन रह जाती हैं, जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स और जनरेशन जेन जी। तो जेन जी का और इन ऊपर वाले जो हमारे 2 जनरेशन है उनके साथ कैसे रब्त पैदा किया जा सकता है और उसके अंदर रुकावटें क्या क्या है और जनरेशन जी जो है वो कैसे सोचती है और उनके मसाइल क्या क्या है, इसके बारे में हम रुजू करते हैं मोहम्मद आसिम भट्ट साहब से। तो भट्ट साहब, ये कैसे इस गैप को फिल किया जा सकता है? देखिए, ये गैप जो है ये तो एक तारीखी हकीकत है जी, कभी भी फिल नहीं होता और कभी भी इस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई जितनी कि आजकल हो रही है। उसकी एक तो वजह यह भी है कि चूँकि चीज़ें अब ज़्यादा सोशल मीडिया में आ जाती हैं, डिस्कस ज़्यादा होती हैं, सामने आ जाती हैं और ये गैप पहले भी थे। मुझे याद है कि सिफ्त असद की किताब है माज़ी के मज़ाक, उसमें वो लिखते हैं कि 2000 कभी नसीब कि कोई उनको अलवाह मिली जो उस ज़माने की जो अदालत होगी उसमें जो एक किसी ने मुकदमा दायर कि मेरा बेटा है और ये नई जनरेशन ताल्लुक़ रखता है, ये जो नाखल्फ है और ये जो हमारी जो वैल्यूज़ है उससे इनहाफ कर रहा है पूरी जनरेशन की। तो बाकी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी उसको वो आग करने के लिए उसको दायर किया, उसकी उस लोग को उसने उसका अक्स छापा उस किताब। तो ये हमेशा से एक गैप रहा, तो ये बिल्कुल नेचुरल है, जिसको इसी तरह से कबूल करना चाहिए। होता ये कि हर दौर जो है वो किसी न किसी जनरेशन से वाबस्ता होता है, जुड़ा होता है। तो ये जो दौर है ये असल में जनरेशन जी का दौर है। तो इसमें अगर गैप है तो वो जनरेशन जी का हमसे मुराद के आप और मैं दोनों एक्स से, तो उनके लिए इशू नहीं, ये हमारे लिए इशू है क्योंकि हम अपना ज़माना जो है वो तकरीबन ये कहा जा सकता है गुजार चुके हैं। तो ये हमें उनसे रब्त पैदा करने की जरूरत है, हमें अपने आप पे बात करनी चाहिए। होता ये कि हमारी अपनी कुछ वैल्यूज़ थी, हमारे अपने कुछ सिस्टम्स थे, अखलाकी निज़ाम था, समाजी निज़ाम था, हमारे कुछ वर्ल्ड व्यू था दुनिया के बारे में, मुस्तक़बिल के बारे में और दीगर जो हमारे मामला हैं जैसे मज़हबी मामला हैं, सियासी मामला थे, उनके हवाले से हमारा एक नज़र था। लेकिन जेन ज़ी का जो अब जो दौर है ये तो हमें उसी तनाज़ुर में उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो ये ज़रूरी है
कि हम जेन ज़ी का जो इनर मेकअप है उसको समझने की कोशिश करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए जेन ज़ी जो है वो चीज़ों को जिस तरह देखती है, ये जो जनरेशन है, उसके जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं, उसके कम्युनिकेशन सिंबल्स हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो उनके सिंबल्स में सिंबल्स में बात करते हैं, तो वो हर जनरेशन के होते हैं, लेकिन इस जनरेशन में इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शार्प हो गए क्योंकि हमारे और इस जनरेशन के दरमियान जो बहुत बड़ी गेम चेंज जो आई वो सोशल मीडिया इतना बड़ा गेम चेंजर है कि उसकी मेरा ख्याल है कि अहमियत को हम अभी तक उस तरह समझ नहीं सके। हमारे लिए समझना मुश्किल है क्योंकि हम उस ज़माने के लोग हैं जब खेतों में हल चलाया जाता था, बैल से अब हल जो है वो तो सदियों से चल रहा था। तो ये 60 की दहाई के जो लोग हैं, जो एक्स के जनरेशन एक्स के लोग हैं, उन्होंने इतनी तब्दीलियां देखी, इतने इनकलाबात देखे कि ये आपका तजुर्बा भी रहा होगा, मेरा भी तजुर्बा है कि जो टेलीफोन है तो ये हमारे इलाकों में बहुत कम होता था, वो किसी खास घर में और ख़ास जगहों पे होता था। तो हम अपने ये कम्युनिकेशन जो है अपनी, उसके लिए हमें बहुत तगदो करनी पड़ती है, अखबार होना पड़ता है, हाँ, खत लिखते थे, तार थी, और टेलीफोन के लिए हमें कहीं जाना पड़ता था जीपीयू में। वो टेलीफोन लगवाना जो है वो बड़ा मार्का होता था। लेकिन अब उस कम्युनिकेशन टूल की जो नाकदरी है, यानी उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी नाकदरी है कि आपको मुफ्त दे रहे होते हैं तो आप उसके मुफ्त से लेने को तैयार नहीं होते। और इस तरह से इतना बड़ा इनकलाब इस जनरेशन ने देखा, एक्स जनरेशन। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो जेन ज़ी है, इसके पास सीखने के, अगर ये सीखना चाहें, सीखने के मौके किसी भी जनरेशन की निस्बत सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके पास एक ऐसी जनरेशन है या ऐसी जनरेशन है, हमारे अलावा बाई जनरेशन भी उनके दस्तस में है, और किसी हद तक ये जो आपने पहले जो जिक्र किया तो उनसे भी उनका रब्त किसी हद तक रहा। तो ख़ासतौर पे हमारी जनरेशन और इसके बाद की जनरेशन, इन्होंने इतने बहुत कंट्रास्ट किस्म के इनकलाब देखे कि अब उस जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया में हम दाखिल हुए, तो हमने तो अपने आप को किसी हद तक एडजस्ट कर लिया, लेकिन इनके लिए यही सब कुछ है जिसमें वो पैदा हुए, और वो उसके साथ बिल्कुल कंपैटिबल एडजस्ट कर चुके हैं। हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो एक तो ये कि हमें इस जो जनरेशन जो जी है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसकी साइकी को समझने की ज़रूरत है, इसके जो इसकी उमंगें हैं, इनकी जो नाकामियाँ हैं, और इनके जो मेहरात हैं ज़िंदगी को परखने के, मुस्तकबिल के हवाले से, और मुख्तलिफ जो आपके सोसाइटी के सिस्टम्स हैं उनको समझने के, साथ चलने के जो इनके मेहरात है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो उनको हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये इतनी बड़ी स्टडी है कि दुनिया में इस पर बहुत काम हो रहा है, बहुत इल्मी मदारस में भी काम हो रहा है, दीगर जो सोशल सोसाइटी के जो समाजी जो इदारे हैं उनमें भी इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है। तो ये तो इस तरह का बात है कि हमें इस जनरेशन को देखने की ज़रूरत है। अब इस जनरेशन के अपने जो माइनस पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट्स भी, कि वो टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी की जो नो हाउ है उसमें हमसे इतने आगे हैं कि हम उनके साथ नहीं चल सकते, लेकिन इनके अपने माइनस पॉइंट्स भी। अब होता ये है कि आपका एक अपने आल दवाल के साथ, आप नेचर के साथ, पूरा जो एक सिस्टम है अपना, जिसे हम ग्रैंड स्कीम ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, उसके साथ जो रब्त था वो उसकी पेस होती। अब इनकी पेस बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, होता कि यह है कि उस पेस में जो प्रोसेसिंग है, लर्निंग जो ना प्रोसेसिंग का नाम है, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब उन बहुत सारी चीज़ों को आपने मिला के प्रोसेस करके कुछ से कुछ अखज़ करना, नतीजा निकालना, तो वो प्रोसेसिंग जो है इनके यहाँ बहुत कम। अच्छा, इनके यहाँ टाइम नहीं है। सोशल मीडिया ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, और ये ज़्यादा शिकार हो गए हम भी,
ये ज़्यादा इसके शिकार हो। वो ये किया कि उसने इंफॉर्मेशन का इतना एक सैलाब बहा दिया और उसमें इतनी तेज़ी है, एक के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरे के बाद तीसरी इंफॉर्मेशन, एक के बाद दूसरी आइटम और दूसरे के बाद तीसरी आइटम, और न्यूज़ एक इस तरह मुसलसल चल रही होती हैं और इंकशाफात मुसलसल हो रहे होते हैं और आपके जो हैरत का जो एक हिस्सा है वो इतनी कुंद हो गई इस सारे अमल में कि वो जो हैरत तो देखें, जो तजस्सुस है, जो हैरत है, ये तो आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है जिससे आप चीज़ों के जो अंदर का सिस्टम उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो वो इनकी कुंद हो गई इतनी इंफॉर्मेशन, और उससे नुकसान ये हुआ कि इनके यहाँ जो एक उस इंफॉर्मेशन से एक प्रोसेसिंग होनी थी और उस प्रोसेसिंग से जो एक इल्म पैदा होना था, जो एक अंडरस्टैंडिंग सूझबूझ पैदा होनी थी, वो इनके यहाँ उस तरह पैदा नहीं हो रही जिस तरह के जो सहूलत हमारी वाई को और एक्स को हासिल है। अब देखें, जो इंसानी दिमाग है उसका अपना एक प्रोसेस है, ठीक है, उसकी बेस भी अलग है। मसलन मैं आपसे कोई अगर पूछता हूँ कोई बात, तो दिमाग का फंक्शन ये है कि उसके अंदर कोई अरबों न्यूरॉन्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि मिर्ज़ा गालिब के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन, कोई अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है बताइए। तो जब आप मिर्ज़ा गालिब के हवाले से सोचेंगे तो हो सकता है कि फिर आपको अपने मोहल्ले का कुछ खातरा भी याद आ जाए, कोई अपने बचपन के वाक़ये भी याद आ जाए, कोई तारीख में से कोई वाक़ये याद आ जाए। वो बहुत सारे जो हिंट्स हैं तारीख के हवाले से, आपके अपनी पर्सनल जो डेटा है याद आ जाए उसके हवाले से, वो इकट्ठे हो जाए और फिर आप गालिब तक पहुँचे या ना पहुँच सकें। तो ये ब्रेन का फंक्शन है। अच्छा, ब्रेन ऐसे ही सोचते हैं और इसी से क्रिएटिविटी होती है कि वो आप इतने चैलेंज ऑन हो जाते हैं आपकी उस ब्रेन में कि आप उसी से क्रिएटिविटी जन्म लेते हैं। अब कंप्यूटर का बिल्कुल इससे मतलब है, ठीक है। कंप्यूटर से जब आप पूछेंगे ना कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताएं, तो उसके पास मेरे और आप समेत कई गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेटा है, डॉक्यूमेंट्स है, रिपोर्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है उसमें। और वो क्या करेगा कि उस सारे डेटा में से जो हमारे तमाम जनरेशन के मजमूई डेटा से कई लाख करोड़ गुना ज़्यादा होगा, उसमें से वो एग्जैक्टली वही कुछ निकालेगा, बिल्कुल मारूजी है उसका जो वो जो गालिब के हवाले से जो कुछ भी है वो आपको ला आपके सामने, ठीक है। अब ये बिल्कुल ब्रेन से उलट एक उसका मामला फंक्शन। अब जेन ज़ी जो है वो ज़्यादा टेम्ड है इस प्रोसेस में, ओके, ठीक है। अब उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, उसके पास एग्जैक्टनेस बहुत ज़्यादा, किसी हद तक क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव भी है चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, इसलिए वो इम्पर्सनल होके चल सकती है चीज़ों के बारे में, इम्पर्सनल होके वो ज़िंदगी गुजार सकती है और वो सोच भी सकती है। लेकिन जो क्रिएटिविटी है, जो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, तो जो बहुत कन्फ्यूज है प्रोसेस है, उससे वो किसी हद तक या बहुत हद तक आहिस्ता आहिस्ता वो मिना होती जा रही है। अब ये एक ऐसी जनरेशन है कि जो आपके मार्केटिंग या आपके जो एक मार्केट ओरिएंटेड एक वर्ड है, मार्केट बेस्ड वर्ड है, जो जिसे आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, उसके हवाले से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इस तरह चलती हैं, कंप्यूटराइज होती हैं, एग्जैक्टनेस आपको चाहिए होती है और इम्पर्सनल अप्रोच चाहिए होती है, जो कि साइंस की अप्रोच भी है, ठीक। लेकिन जो क्रिएटिविटी है, जो आप देखें, आप जो क्रिएटिविटी है वो तो एक नॉक करने की काम है। आप चीज़ों के अंदर नॉक करते हैं, ठीक है, दरवाज़ा खुलता है, आप अंदर जाते हैं, उसके अंदर फिर एक दरवाज़ा और आप इस तरह उसकी क्रिएटिविटी उसके अंदर दाखिल होती है, उस पूरे सर्कल में दाखिल होती है। अब ये जो उस ज़ात के या कायनात के उन गोशों में जाने की जो एक आपके अंदर कुव्वत है,
जो हमारी जो कंफ्यूज दिमाग की जो कुव्वत है वो अपने प्रोसेस की वजह से ज्यादा है, क्योंकि वो भटकना जानता है, वो कंफ्यूज होना जानता है। सो वो किसी भी जहत में, किसी भी संत में चीज़ों को समझने की कोशिश करे और कहीं भी निकल जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आप जंगल में गुजरते हैं तो वहाँ एक पगडंडी बनी है गुजरने के लिए, तो आप बहुत आराम से जंगल को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस पगडंडी के अलावा जो जंगल है वो उससे लाखों गुना बड़ा है, उसमें बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी हैरतें हैं डिस्कवर करने की। डिस्कवरेबल है, तो वो आप डिस्कवर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो बहुत इम्पर्सनल है, आप तो बहुत एग्जैक्ट है और बहुत ऑब्जेक्टिव आपकी चीज़ों अपने मामला। तो वो जो सब कुछ एक अनडिस्कवर्ड एक एरिया है इंसानी जात का या इंसानी सोसाइटी का या पूरी कायनात का, उसमें जाने की जो एक थ्रो होनी चाहिए आपके अंदर, वो इनके अंदर लैक करती है। और वो अभी चाहे हो सकता है कि ये कभी इतना इस बात को इस तरह समझ लें, समझदार वो समझ, तो वो इसको समझ जाए कि ये जो एक हमारे अंदर कमी है, एक नॉन क्रिएटिव जो एटीट्यूड जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में आने वाला है, वो हमें वो रास भी नहीं आता। बस अगर आप शहर के बच्चे को खालिश चीज़ें खिलाएं तो उसका पूरा सिस्टम खराब हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर मना करता है कि कुछ ना खालिश भी। तो इसी तरह से ये जो जेन ज़ी है ये उसके इतना टेम हो चुकी है अपने उस प्रोसेस का, उसका सिस्टम है, उसको शायद अगर सीखना चाहे भी या सीख नहीं पाएंगे। अच्छा, वो ये बुनियादी फर्क तो ये है कि वो जिस तरह हैरत की बात की आपने, हाँ, तो हैरान होना तो उस कंफ्यूज माइंड ने सीखा। हैरत से ही तख्लीक, कहते हैं बच्चे की जब तक हैरत नहीं होती तख्लीकार के अंदर, वो तख्लीक नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात और ऑब्जर्वेशन में आई है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हुक्मरान इस वक्त हैं वो सब के सब एक्स जनरेशन है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ठीक है, दुनिया के जितने भी बड़े सीईओज हैं और बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो सब एक्स जनरेशन से हैं। अभी तक जेन ज़ी को क्या वो मौका मिला है कि वो इस तरह से आके गेम चेंजर बन जाए और वो पूरी दुनिया के इस जो निज़ाम है या जो तरतीब बनी हुई है या मार्केट इकोनॉमी है इसको वो तब्दील कर सके? गो कि वो इस मार्केट इकोनॉमी की ही पैदावार है, इस एग्जैक्टनेस की आपने बात की, जिस कंक्रीट सोच की बात की आपने, उसी से ये सवाल ही पैदा होता है। तो क्या अभी तक जेन ज़ी को जेन एक्स ही नहीं चला रही अपने किसी खास मफाद के लिए, मकासद के लिए? अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन देखें अभी तक तो ये जेन ज़ी इस्तेमाल ही हो रही है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके यहाँ ऐसी इनको खुद से इंडिपेंडेंटली सोचने की जरूरत है। वो तभी होगी जब इनके हाथ में वो लगाने हैं जो वक्त की, इक़्तिदार की, फैसले की लगाने हैं, वो जब तक इनके हाथ में नहीं आएगी तब तक ये वो किरदार नहीं अपनाएंगे जो कि इसमें एक्स के पास है। एक्स में क्या है, अब उसमें वो हर जनरेशन में अपने से अगली जनरेशन को अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। एक ये टीनेज होती है जिसको कि आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मजहबी सेक्टर है, चाहे वो सियासी सेक्टर है, चाहे वो मार्केटिंग वाशी है, चाहे वो कुछ भी कोई भी एक शोबा है जिंदगी का, तो उसमें आपका जो टारगेट है वो हमेशा से। तो अब भी जो जनरेशन ज़ी है वो आपकी बात ठीक है कि वो उस तरह से उनके यहाँ उसके पास उस तरह कमांड नहीं आई कि वो खुद से फैसले कर सके। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से रहे, ये जाहिर है 5-10 साल के अंदर पलटेगा और 5-10 साल जो आपकी मेरी एज के जितने भी लोग हैं वो या तो रिटायर हो चुके या होने वाले हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो जगह छोड़ रहे हैं इस जनरेशन के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस जनरेशन के जो इंटेलेक्चुअल्स जो सोचने समझने वाले लोग वो इस मामले को इस तरह समझने की कोशिश करें कि उनके यहाँ क्या कुव्वतें हैं और क्या कमियाँ हैं जिसको कि वो अपने से पिछली जनरेशन के तजुर्बात की बिना पर दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा एक पॉजिटिव एक किरदार बनता है इनकी तरबियत में या इनकी रहनुमाई में, उस पर भी हम उन्हें बात करनी चाहिए कि वो
इनकी एजुकेशन या इनकी तरबियत या इनको वो जब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आप इनको इनके साथ बैठ के इनको समझ के इनको समझाने की या इनको समझे बगैर इनको समझाने की कोशिश जो है। लेकिन ये तो तैयार ही नहीं है बैठने के लिए। इनको तो आप देखिए कि घर के अंदर 5 अफराद हैं जिनमें से 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे जनजी से हैं। वो चारों के चारों अपनी मसरूफियात के अंदर हैं, यानी उनके पास अपने लैपटॉप हैं या अपने मोबाइल्स हैं। वो उसके ऊपर करीब बैठे हुए शख्स से रब्ता करने की बजाय दूर बैठे हुए शख्स से रब्ते में हैं या और मसरूफियात के अंदर मौजूद है। ये जो भी आपने एक बात की कि समझने और सीखने का अमल इल्म से वाबस्ता है, जबकि ये दौर इल्म का नहीं मालूमात का है। ठीक है। और मालूमात बहुत ज्यादा है। इल्म के लिए ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है, कहीं जरा सा अपने कदमों को कहीं जमीन के साथ जोड़ना पड़ता है। ये जनरेशन अभी तक अपने आप की अपनी एसोसिएशन एक दूसरे से पैदा नहीं कर सकी, यानी अपनी जनरेशन से भी नहीं पैदा कर सकी, जबकि एक्स से तो ये क्या जनरेशन पैदा करेगी। ये जो जनरेशन गैप का जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो यही है कि एक फैमिली का एक सेटअप देख लें, एक यूनिट का देख लें, तो उसमें पेरेंट्स और जो उनके किड्स हैं, चाइल्ड हैं, उनके अंदर एक वो हार्मनी पैदा नहीं हो रही। वो आप उनको बात समझाने की कोशिश करते हो, कहते हैं हमें पता है, वो कहते हैं गूगल कर ले, ये आप जो भाषण दे रहे हैं हमें ये हमें मालूम है, ये फलां ने ये कहा था, ये किया था। अच्छा, अब दूसरा ये तो ये किस तरह फिर मुमकिन हो सकेगा कि वो फिर जेन एक्स के तजुर्बात से सीखें या इनके अंदर इंटेलेक्चुअल वो पैदा हो जो जरा सा रुक के कुछ चीज़ों पे गौर फिक्र करके और फिर कोई ऐसी लाए अमल बनाए, या ये जिस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं उस टूल से ये निकले। देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि ये गैप जो है ना ये इनका मसला नहीं है, हमारा मसला। हाँ, ठीक है। और हम पे जो एक जिम्मेदारी ये भी आती है कि हमने इस गैप को फिल करने में इनके साथ किस तरह चलना है, इनको समझिए। देखिए, जो अभी आपने बात की, मैं एक वाकया बयान करता हूँ। मैं मुझे गया एक डॉक्टर के पास जो आँखों का डॉक्टर, तो उसने अपनी क्लिनिक में इस दीवार के साइज का एक कैलेंडर वो लगाया हुआ है, इश्तिहार सा लगा है, फ्लैक्स लगाई। तो उसकी हेडिंग है कि मोबाइल से पहुंचने वाले नुकसान बच्चों को पहुंचने वो नुकसान लिखे हुए हैं, उसको तदारुक जो है उसका क्या होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है उसमें। अब ये इतना बड़ा इशू हो गया, बन गया कि जिस पर के पूरा एक अलग एक सब डिसिप्लिन बन गया अलग से, कि बच्चों का एक शोबा है, तो उसमें एक शोबा ऐसा है जो कि सोशल मीडिया से मुतासरा बच्चों के लिए अलग है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी बच्चे जो हैं वो जब मोबाइल पे, अब इस वक्त जो पूरी दुनिया में तकरीबन 7 घंटे से ज़्यादा एवरेज हर बंदा देखता है तकरीबन, ठीक है, कोई 10 घंटे देखता होगा, 5 घंटे देखता होगा, लेकिन पूरी दुनिया में 7 घंटे की एवरेज निकाली। अब ये टू मच कि आप जो स्क्रीन आपकी जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो 7 घंटे से ज़्यादा 7 घंटे तक पहुंच गया है, तो ये ऐसा ऐसा बढ़ेगा। इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं चूँकि इसको इस तरह देखता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कसूर जो है वो एक्स और वाई जनरेशन का, ठीक है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जो दुरुस्त समझते हैं, जिस बात को दुरुस्त समझते हैं, उसके मुताबिक ट्रेन करें, ठीक है। अब ये जो डिवाइसेस हैं, वो जो डिवाइसेस से स्क्रीन जुड़ी हुई है, इसकी जो चार्ट है जो हम लगाते हैं बच्चों को, वो हम खुद लगाते हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, हाँ, दे देते हैं, हम उन्हें टाइम देते हैं, हम उन्हें बात फोर्स करते हैं कि जाओ भी अपना काम करो, हमें अपना काम। तो वो अब बच्चे जो है वो उस से इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो गए, वो आपकी ट्रेनिंग का ही सही है जिसपे आपने चेक नहीं रखी। तो मेरा ख्याल है कि ये जेन जी और जेन वाई जो है ये ज़्यादा जिम्मेदार है इस बात के, अगर कोई इस तरह के मसाइल, जेन एक्स और वाई जो है ये ज़्यादा जिम्मेदार है, अगर जेन जी में जो मसाइल पैदा हो उसके वो खुद भी एक बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह के है कि उनको भी आप कसूरवार करार दे सकते हैं। लेकिन जब तक कि आपके पास कमांडिंग फोर्स है, जब तक कि आपके पास फैसले की है, तदबीर की जिम्मेदारी आपके पास है, लगाम आपके पास है,
तब तक ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी जो तरबियत है या रहनुमाई है उसमें अपना जो तामीरी है मस्बत किरदार है वो किरदार अदा करें। क्या हम उस किरदार को अदा करने के लिए इतने एजुकेटेड और ट्रेंड हैं? क्या हमारा इतना शौक है? ये भी एक क्वेश्चन है और ऐसा नहीं। नहीं, वो यही बात ना कि देखिए एक्स जनरेशन या वाई जनरेशन जो है ना, वो क्योंकि इन गैजेट्स के साथ इतनी फेमिलियर नहीं है, और वो गैजेट्स के अंदर जितने के अंदर वो तय करता है एक नेट है ना, वो तो जाल है, उस जाल को समझने से कासिर है। और उस वो ये बच्चे जानते हैं, ये लॉक लगा देते हैं, ये हाइड कर देते हैं। और मसलन मैं एक वालिद हूँ, मेरा बच्चा है, वो मोबाइल यूज करता है, उसने कुछ ऐसे पैटर्न्स लगाए हुए हैं जिनको मुझे समझ ही नहीं आते कि इनको कैसे मैं करूँ, तो मैं चेक ही नहीं कर सकता उसको। एक आम सी बात है। अच्छा चलिए थोड़ा सा उधर आते हैं, इस जनरेशन के कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो इशू पूरी दुनिया के अंदर वो हैं। कहा जाता है कि इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, ट्रोलिंग है। सोशल मीडिया के अंदर आप देखिए कि एक जरा सी कोई मिजाज के खिलाफ बात अगर किसी ने स्टेटस लगाया हुआ है तो नीचे आके दशनाम तो राजी पे होते रहते हैं, गालियां देते हैं सीधी सीधी। यानी एक हमारे साथ जो एक्स और वाई जेन है, हम इख्तलाफ करते थे, मुखालफत नहीं, हम तशद्दुद नहीं थे, लेकिन ओवरऑल एक अगर कंक्लूजन करें तो तशद्दुद नहीं थे इतने। लेकिन ये जनरेशन बहुत ही जज्बाती, बहुत ही मुतशद्दिद और बहुत ही यानी एक ऐसे मकाम इवन देन के ये उस मौजू के बारे में ना भी जानते फिर भी अपनी राय देना, राय भी इस अंदाज में कि वो ट्रोलिंग बन जाए जरूरी समझते हैं। इसके क्या साइकोलॉजिकल इशू मुझे लगता है। मेरा तो ख्याल है कि इसमें भी एक्स वाई को देखने की जरूरत है। मसलन देखें, हम अदबी मजालिस में जाते हैं, टी हाउस में जाते हैं, तो हमें याद है कि हमारे सीनियर बहसें करते थे आपस में, और वो हल्के का इजलास हो रहा है तो उसमें वो इतनी बहस होती थी कि बाज़ बात वो लगता था कि तलब कलामी पे आ जाते थे और वो तलब कलामी। लेकिन जो ही वो बहस खत्म हुई, जलसा खत्म हुआ, तो नीचे सब आके चाय इकट्ठे बैठते थे, वहाँ कहके लगा रहे हैं। तो ये एक माहौल था जिसको हमने देखा, जो हमें इनहेरिट हुआ, विरासत में, ठीक है। और ये तरबियत थी इसके साथ जुड़ी हुई कि भी नज़रियाती इख्तलाफात बिल्कुल ठीक आप करें, उसमें कोई लिहाज नहीं, लेकिन जो आपके ज़ाती ताल्लुकात उस पर इसकी आँच नहीं आनी चाहिए, उसको आप मेंटेन उससे रखें। नज़रियाती मामला और फिक्री मामला और आपको जो ज़ाती मामला ज़ाती ताल्लुकात बिल्कुल। अब ये जो एक बिल्कुल एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, शफाफियत जो है कि आपने चीज़ों को अलग अलग खानों में रखा हुआ और आप बहुत क्लियर है कि आपने क्या क्या करना, क्या नहीं करना, किस वक्त क्या करना। ये वो तरबियत है जो हमें अपने पिछली जनरेशन से मिली, ठीक है। तो ये उनका किरदार था जो उन्होंने हमें मुंतकिल किया, तो हमने उनको क्या मुंतकिल किया जो अगली जनरेशन से, ठीक है। अब जब भी मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ जो भी मसाइल पैदा होंगे उसके लिए वो जितने कसूरवार हैं उतने ही कसूरवार हम भी हैं, पिछली जनरेशन भी है। अगर आप उन डिवाइसेस को नहीं समझते या उनकी मैकेनिज्म को नहीं समझते तो ये हमारा कसूर। हमने उस नाअहली को ख़त्म करने की कभी कोशिश नहीं की और हमने उनको एक्सेस नहीं दी, ये समझे बगैर कि हम किस चीज़ की एक्सेस उनको दे रहे हैं, ये समझे बगैर कि हमने उनको ये डिवाइस प्रोवाइड किया तो मुझे खुद नहीं पता ये डिवाइस है क्या चीज़, तो उसके जो भी असरात होंगे वो उसको बिल्कुल 100% उसको कबूल करें। तो ये तो उसकी मजबूरी है, उसने तो करना, उसको तो आपकी तरफ से एक विरासत में तोहफा मिला। तो मेरा ख्याल है इसमें भी एक्स और वाई को अपनी जो जिम्मेदारी से ये नहीं कह सकते कि वो आज़ाद है उसको। अच्छा एक मैं थोड़ा सा यहाँ पर तो रुकिएगा, एक होता है अब इसके जो मसाइल है ना वो बेताश। एक तो मुझे पता याद है कि आपके साथ गुफ्तगू में जो ये जेन ज़ी में जो खुदकुशियों का
सिलसिला चला था। अच्छा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा डार्क वेब डार्क वेबसाइट और भी कई सूरतें हैं। इवन ये जो स्क्रीन टाइम है, हाँ, स्क्रीनिंग के साथ भी जुड़ी हुई बहुत सारी आपकी डिप्रेशन और उस पे अलग से साइकोलॉजी में गुफ्तगू होती है, उसके अलग से जो ड्रग्स है उसके अलग से तरीक़ाकार है इलाज के। तो बस ये मामला था जिसके अच्छा नहीं, मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ कि एक रिसीविंग एंड होता है, एक गिवन बंदा, एक दे रहा है दूसरा दे रहा है। एक जनरेशन दे रही थी और उसको लेने वाला नहीं। अब एक जनरेशन देना चाह रही है लेकिन लेने वाला मौजूद नहीं है। अब बुनियादी फर्क देखिए कि इन दरमियान जेन जी के आपस के रिलेशंस जो है अपनी जनरेशन के अंदर भी, उसके एक नई तहकीक के मुताबिक वो भी टूट फूट का वो टूट फूट का इसलिए कि एक सर्वे के मुताबिक दोस्त और ताल्लुक बनना और सीखना एक दूसरे से होता है ना। वो कहते हैं मैन इज नोन बाय कंपनी की, वहाँ से फिर, और दोस्त एक ऐसा होता है कि जिसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें समझते भी हैं, शेयर भी करते हैं। शेयरिंग उस अंदाज में नहीं है, सोशल मीडिया इनके लिए सब कुछ है, फिजिकली दोस्त का मौजूद होना ज़रूरी है। मसलन 1990 से अब तक एक सर्वे के मुताबिक 21 गुना ऐसे लोगों में इजाफा हुआ है जो ये कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं। अच्छा, अब देखिए कि भारत में भी यही सूरत हाल है। अमेरिका में पिछले 2 बरस से अकेले खाना खाने वालों में 29% का इजाफा हुआ। अब ये सोशल एक्टिविटी है ना। अच्छा, अब देखिए कि जब ये तन्हाई जो है, इससे डेमेंशिया, कब्ल अज़ वक्त मौत, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और बेशुमार डिप्रेशन के एलिमेंट्स पैदा होते हैं। अब ये फर्द से फर्द की जनजी की एक से दूसरे की जुड़त पैदा कर रही है और वो दैट ड्यू टू द सोशल मीडिया, ठीक है, वो उसका वो काज है। और उसके अंदर जो पेशकश सामने हो रही है उसके अंदर अदम बर्दाश्त, मुतशद्दद रवैया है। पूरी दुनिया इस पर सोच रही है, इस पर काम कर रही है, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, तब दुनिया के अंदर तो लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है और उस पर बात कर रहे हैं। हमारा एक माशरा ऐसा है कि हमारे पास आलात आ जाते हैं लेकिन उसकी एथिक्स नहीं आती। उस एथिक्स के ना आने की वजह से हमारे यहाँ अजीब सा डिस्टॉर्शन और अनार्की पैदा हो जाती है। तो ये जो अनार्की इस वक्त पाकिस्तान में जेन जी के अंदर मौजूद है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ भी है वो तो रिफ्लेक्ट करता है आलमी सूरत, यस, और जो कुछ भी वहाँ पैदा हो रहा होता है उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आते हैं। तो इस तरह जब इस्लाह का आना शुरू होता है तो वो भी आखिरी जो हाशिए पे लोग जो बैठे हैं उनमें हम लोग, तो वहाँ पे इस्लाह का आना शुरू किसी हद तक हुआ है। मसलन कुछ अर्सा पहले, मतलब 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, ये मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में या किसी में सोशल मीडिया पर बैन लगा, ठीक है। उसके वज़ीर ने ऐलान किया कि जी स्कूलों में, कॉलेजेस में सोशल मीडिया पर बैन, और इतनी एज का जो बच्चा है वो सोशल मीडिया को अलाउ नहीं, ठीक है। उस कंपनी को भी पाबंद किया कि आप पहले ये चेक करें कि आपको जो यूज़र है उसकी एज क्या है। उस एज ग्रुप को उन्होंने इस हद तक बैन कर दिया कि जो टीनेजर्स से कम है 16 साल की उम्र तक। अब इसी तरह की कुछ कानून साजी जो है वो अमेरिका में भी चल रही है और मुल्कों में भी चल रही है, यहाँ भी उस पर बहुत बात हो रही है। तो जब तक के ज़माने इक़्तिदार जो है, वक्त की एक बागडोर जो है वो एक्स और वाई के हाथ में है, तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो इन डिवाइसेस के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से जिसके नुकसान को वो समझ रहे हैं उसके हवाले से कुछ पॉलिसियाँ बनाएं। और यही होता है कि आप देखें, आप ये बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, तो अब इससे आप बचते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसके फ़ायदों को इनकार कर रहे हैं, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब स्विच लगा तो वहाँ बच्चे को पहुँचने से रोकते हैं।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये डिवाइसेस हैं या डिजिटल या वर्चुअल जो आपकी वर्ल्ड है या डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनके बेताशा फायदे हैं, लेकिन उसके जो नुकसान हैं उसको भी समझना चाहिए और उससे रोकने के लिए हमें जो हमारा किरदार बनता है एक बाप की सतह पर, एक माँ की सतह पर, एक भाई की सतह पर, एक मुकामी इंतजामिया की सतह पर, हुकूमत की सतह पर, जो भी हमारा किरदार बनता है वो अब वहाँ पर तो किसी हद तक बात शुरू हुई, वहाँ पर कर रहे हैं लोग, लेकिन इंसान जो है वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि सबसे जो फितरी मखलूक़ात है इस दुनिया में उस पर सबसे ये पता नहीं ये बात किस हद तक ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सबसे नगम्य और सबसे ज़्यादा अहमकाना हरकतें करने की तो से करना समझता हूँ। अब देखें आपकी जदीद सोसाइटी में आपने जो सबसे बड़ा जो आपका जो गेम है वो मिसट्रस्ट है, एक दूसरे पर भेदभाव, ठीक है, और उसकी जो वजूहत है वो यही है क्योंकि आपने जो एक मॉडर्न सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाया वो एलिनेशन पर डिपेंड करता है। मसलन आपने गाड़ी में अगर एसी लगा ली तो आप गाड़ी के शीशे बंद कर देंगे, आपने घर में एसी लगा लिया तो आप घरों की छतें छोटी कर देंगे, रोशनदान बंद कर देंगे, है ही नहीं, खिड़कियाँ भी हैं तो उसमें ऐसे ही कि बाहर से ना आवाज़ आती है ना आवाज़, तो आपने पूरा सिस्टम जो है अपनी ज़िंदगी का आपने कंप्यूटर लगाया हुआ है तो वो स्क्रीन आपको किसी भी और तरफ मुतवज्जा पूरी दुनिया से काट देगी, काटने पे वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक टेंडेंसी है जो आपके अंदर पैदा करती है, अदरवाइज आप उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। यानी उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि जब तक आप एलिनेट नहीं होते अपनी तमाम आदतों से आप उससे वो गेम नहीं कर सकते। अब इस सब कुछ से इस एलिनेशन से जो पैदा होता है वो मिसट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट यही है कि जब तक आपकी आपस में जुड़त नहीं है उसका एक नागुज़ेर नतीजा मिसट्रस्ट है। तो उस जुड़त को पैदा करने की बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ देखना, हम उस पर बात करते हैं कि करने की क्या ज़रूरत है, नेचर के साथ जुड़ने की ज़रूरत। नेचर से मुराद ये दरख्त पौधे और ये चीज़ें नहीं है, इंसान भी हैं और जो आस पास का जो पूरी सोसाइटी का अमल है वो भी नेचर का हिस्सा है, उससे जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आप देखें कि हम बैठे हुए हैं तो महफिल में अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं फ़ोन मोबाइल निकालूंगा फेसबुक पे और ट्विटर वगैरह, तो मैं अपने आसपास से जुड़ने की कोशिश ही नहीं करूँ। उस जुड़त से जो मेरी लर्निंग होनी थी, जो मेरे अंदर एक पेशेंस आना था चीज़ों को वो अपने आप को अकोमोडेट करने का, दूसरों को अकोमोडेट करने का जो एक मेरे अंदर एक हुनर पैदा होना था उससे मैं महरूम हूँ। और ये अब एक फ़र्द का अलमिया नहीं है, ये जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है उनका ये अलमिया है, और उसमें बहुत ज़्यादा कसूर मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि जो तरबियत करने वाले होते हैं उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। मसलन एक दफ़ा मैं बागबान फिल्म चली तो उसको बड़ी डिबेट हो गई हमारे घर के अंदर, तो वो बाग याद होगी अमिताभ की, तो उसमें वो सारे उसके बच्चे जो है वो बागी हो जाते हैं, नाखलफ होते हैं। तो अब वो सारे जो देखने वाले ना फिल्म तो सब कह रहे थे कितने बच्चे नालायक बच्चे नकम्मे हैं और उन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि आपने माँ बाप की जो तरबियत थी वो क्या उसको आप माइनस क्यों कर रहे हैं? मतलब इस वैल्यूज़ को, रिश्तों की का एहतराम है, वैल्यूज़ का एहतराम है, उसकी एक तरबियत थी, वो आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने पूरी नहीं की, बर वक्त जो पूरी करनी चाहिए थी आपने किरदार अदा नहीं किया उसमें। अब उसकी अब हर घर में तो ऐसा नहीं होता, मतलब जिस यहाँ पे तरबियत पूरी होती है वहाँ पे आप देखें बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरह की जनरेशन पैदा होता है। तो तरबियत के फैक्टर को जो कि मुकम्मल तौर पे, लेकिन बट साहब एक मिनट मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ, सॉरी, अकदार तो बदल चुकी जी, ये तो हर 15-20 सालों के बाद जब कोई टूल्स नए आते हैं उसके साथ अखलाकियात बदल जाती हैं, अकदार बदल जाती है। जब आप मतलब आपकी और मेरी जो है जेनेक्स है उसने जो तरबियत हासिल की है उसी के मुताबिक अगर जेन ज़ी की तरबियत करना चाहे तो वो काबिल कबूल नहीं है। अब ये देखना ये पड़ेगा कि क्या नई इक़दार क्या है। देखिए होता ये है कि हर दफ़ा जब दौर बदलता है तो अपनी वैल्यूज़ लेके यही बात बिल्कुल यही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो पिछली वैल्यूज़ मुकम्मल कालबंद करा देती है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है,
वो अब आपने तय करनी होती कि मसलन देखिए बच्चा, हमारे ज़माने में बच्चा था तो उसे कहते थे ये तुम्हारे चचा है सलाम करो, बड़े हैं सलाम करो, ये ताया है सलाम करो। तो ये अब तरबियत का हिस्सा है, ये आपका उसको जोड़ने का अमल है लोगों से, रिश्तों के साथ। तो चाहे वो आपका सगा चचा नहीं भी है तो वो आप जो भी सीनियर है तो सीनियरिटी का एक एहतराम है, वो आपसे सिखाते हैं, साथ ही ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आज ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम खुद तो उसको हम मैं जो मेरा ज़्यादा जोर रखें जन जी जो वो अपने प्रोग्राम खुद करें, ठीक है। वो जब प्रोग्राम करेंगे तो वो मुआफ़ी करेंगे, जिसका मतलब है कि जेनजी को बिठा के मुकाबला करना चाहिए। हाँ। लेकिन ये कि हमें कम अज कम अपना मुहासबा करना चाहिए और अपने अंदर जो हमारी वजह से जो कमी रह गई उनके अंदर, उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना चाहिए और इसी से कुछ रास्ते निकलेंगे इस्लाह के। जब तक हमारी नई जनरेशन के हवाले से इस्लाह नहीं होगी, देखिए हमने तो अपना एक अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारी और अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारेंगे आइंदा, ठीक है। लेकिन चूंकि एक जिम्मेदारी हमारी रही एक हद तक, अब भी है, आपकी है, हमारी भी किसी हद तक है, कि हम अगली नस्लों की किसी न किसी हद तक जो कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं और वो उन वैल्यूज़ में जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं आगे, जिसमें इतनी ताकत है कि वो अगले ज़मानों में भी हम समझते हैं कि वो चल सकती है, उनको हम ट्रांसफ़र करें और इसी से इस्लाह की राह पैदा होगी। लेकिन पहले हमें खुद अपने आप को देखिए करना पड़ेगा और जेनजी को छोड़ दें। वो जब खुद बैठेगी इस तरह, हम आपकी जगह वो होंगे तो वो फिर हमें माफ़ नहीं करेंगे। नहीं, वो तो अब भी माफ नहीं करते, वो अपनी माफ़ नहीं करते। वो जब इस बात को समझेंगे, इसी तरह इस नुक्ते में देखेंगे, क्योंकि जब वो खुद उन पे जिम्मेदारी आएगी तो वो फिर समझेंगे कि हमने शायद हम उनके बड़ों ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जब जो कि खुद उनकी उन पे जब अगली नस्लों की तरबियत की जिम्मेदारी आई। तो इस मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि पिछली जो जनरेशन मौजूद है वो अपने किरदार को जो थोड़ा सा रिव्यू करे और उसके बाद फिर देखें क्या तस्वीर क्या बनती है। हो सकता है तस्वीर वैसी न रहे जैसे चलिए लेकिन बहरहाल जो तस्वीर है जेनजी की वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। उस पर तो पहले बात करते हैं, इंशाल्लाह अंदर भी कोई बैठेंगे। नाज़रीन, हमने आज एक बहुत ही अहम इशू पर मोहम्मद आसिम भट्ट साहब से गुफ्तगू की। उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। आइंदा एक नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।